काफी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाई? मुल्क में इलेक्शन कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, वफाकी हुकूमत के पास नहीं। गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है जो ये काम ये कर रहे हैं। नादान दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपस में जो लड़ना चाहते हैं वो लड़ते रहें, लेकिन अगर आपको खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तो आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा। न्यूज़लैंड में खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ आज शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझने लगी है। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद हुई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली है। ECP ने NA 249 के नताइज रोकने का हुक्म देते हुए मामले पर 4 मई को समाअत भी मुकर्रर कर दी है। नून लीगी उम्मीदवार की 683 वोटों से मिली हार क्या ECP में बरकरार रहेगी या नहीं, क्योंकि नून लीग के एतराजात में यह भी कहा गया है कि 100 से जायद फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं थे। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हल्के भर में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है, ताहम इस पर बाकायदा दरखास्त PTI की जानिब से की जाएगी या नहीं। हालिया ज़िमनी इंतखाब पर उठने वाले सवालात और हर पार्टी की जानिब से धांधली के इल्जामात लगने के बाद आज वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने ट्विटर पैगाम में अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर बैठने की दावत दी है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए आइंदा इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत के साथ काम करने की बात भी की है। लेकिन अपोजिशन में से नून लीग, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा धांधली का शोर मचा रही है और वोट को इज्जत दिलाने के फलक शगाफ नारे लगा रही है, इसने सबसे पहले वजीर आजम की इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पेशकश को रद्द भी कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम ने, जैसा कि ये भी अपने पैगाम में कहा कि 70 की दहाई के बाद आज तक हर इलेक्शन पर सवाल उठा है, तो फिर अपोजिशन जो इस्लाहात हैं उनसे मुतालिक पेशकश को जो रद्द कर रही है, इस पर सवाल उठ रहा है कि अपोजिशन इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ बैठने से आखिर गुरेज क्यों कर रही है। अगर अपोजिशन को इस बात से मसला है तो इसको हल करने के लिए हुकूमती ऑफर पर इनकार क्यों किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। सेनेटर डॉक्टर अफनान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला न्यूज़लैंड के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब, बैरिस्टर साहब की जानिब चलते हैं। बैरिस्टर साहब, धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। PMLN कह रही है कि 100 से ज़ायद फॉर्म 45 ऐसे हैं जिन पर साइन नहीं है। वही जमात जो कुछ अर्सा कबल आपके साथ जमहूरी जिद्दोजहद भी कर रही थी। बाकी जमातों के भी एतराज़ात हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। अगर इलेक्शंस के ऊपर किसी किस्म के सवालात उठते हैं उसका जवाब देना हमारा तो काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और मैं समझता हूं कि अभी ज़िमनी इलेक्शंस हुए, इससे पहले NA 249 पे पहले PDM ने मुश्तरका तौर पे हिस्सा लिया तमाम इलेक्शंस के अंदर, और हमने शिकस्त फाश दी गवर्नमेंट को। और अभी रिजल्ट उसी तरह आया है NA 249 के अंदर कि हुकूमत को शिकस्त फाश हुई है। लेकिन इशू ये है कि PMLN का कोई किबला तब्दील हुआ है पिछले कुछ अरसे से। पहले उन्होंने PDM के अंदर डिवीजन की, PDM को तोड़ा, उसे कमजोर किया। वो जो हम लोग फतवात का एक सिलसिला था और ये हुकूमत कमजोर होती जा रही थी, इन्होंने किया ये कि हुकूमत को एक तरह से सहारा दिया है इनके आर्ग्यूमेंट्स ने। पहले इन्होंने अपोजिशन को कमजोर किया और फिर अब ये कहना शुरू कर दिया कि जो इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत रही है, जैसा कि पहले भी होने वाले इलेक्शन या PMLN जीती है पंजाब में और कुछ एरियाज में, और कुछ में हम जीते हैं, ज्यादातर ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। तो अब इन्होंने असल में सवालात, ये जो इलेक्शंस का इशू नहीं है, ये PMLN के अंदर कोई अपनी रिफ्ट है, जो इनकी ग्रुपिंग है, वो मसला है। अब जिसके हाथ से क़यादत जा रही है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस इलेक्शन को कभी बहाना बनाते हैं, कभी सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर को बहाना बनाते हैं, कभी दूसरे। देखे ना आजकल क्या वजह है कि PMLN हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करती। तो बैरिस्टर साहब, आप क्या मरियम नवाज की जानिब इशारा कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि कुछ किबला जो है वो तब्दील किया है PMLN ने? जी बिल्कुल, मैं मरियम साहबा के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त PMLN के सरबराह तो मियां शहबाज शरीफ है ना, तो वही सदर हैं। क्या आपने उनका कोई बयान सुना है
हमजा शहबाज का आपने कोई बयान सुना है? ये तो मरियम बीबी और उनके कुछ कारिंदे हैं जिन्होंने लेकिन शहबाज शरीफ ने भी आज गिनती का मुतालबा तो किया है ना दोबारा। गिनती के मुतालबे पे तो मैंने पहले कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के अगर कोई मामलात हैं, हम तो जीते हैं इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाया है। अब इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट को अनाउंस किया है। अगर कानून के अंदर किसी को कोई रिलीफ लेना है तो जो कानून के अंदर तरीकाकार है उस पे ले। हम किस तरह रोक सकते हैं किसी भी जमात को इलेक्शन कमीशन से कोई रिलीफ मांगने पे? वो करें, लेकिन एक ऑपोजिशन जमात को हम जब पहले कराची में मलीर में जीते हैं जो इलेक्शन, हम उसमें तो पीएमएल ने धांधली का शोर नहीं बचाया, हमारी तारीफ की, हमें मुबारकबाद दी। ये डस्का में जीते हमारा, हालांकि पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात थे, हमने इन्हें सपोर्ट किया, लेकिन ये जब से इनका एक काम है, और गलती हमारी एक है, गलती इतनी है जब से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने मियां साहब की शान में गुस्ताखी कर दी है कि मियां साहब वापस आ जाएं। आप अच्छे भले लगते हैं, माशाल्लाह सेहत भी आपकी बड़ी अच्छी है, लाल सुर्ख आपका रंग है, आप जरा इधर आके क़यादत तो फरमाए ना। हम तो इधर बैठे हैं, हमारे ईसीएल में नाम है, हम जेलों में जाते हैं, मैं आपसे ज्यादा बीमार हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं मुल्क के अंदर सामना कर रहा हूँ केसेस का। आप मुजरिम साबित होने के बावजूद बस ये हमारी गलती है। उसके बाद से यानी आपको लगता है कि मामला गालिबन यहीं पर खराब हुआ? ठीक, अच्छा बैरिस्टर साहब, दोबारा गिनती की जो दरखास्त है, ये कहते हैं कि बस हमारी तारीफ है। अब देखे ना, मैं कैसे तारीफ करूं कि मियां साहब हमेशा जुल्म का सामना करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं करते ना मियां साहब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये फरमा दीजिए बैरिस्टर साहब, दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर हो गई है, जो कि जाहिर है पीएमएलएन का हक भी है, तो आपको इस हवाले से कोई खतरा महसूस हो रहा है नताइज को लेकर? हमें क्या खतरा महसूस होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कोई सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन तो करवाए नहीं है, पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन करवाए नहीं है, इलेक्शन करवाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्हें जवाब देना है इलेक्शन कैसे हुए हैं। इलेक्शन हमें तो इसी तरह इलेक्शन हुए हैं पहले भी सिंध में, और हमने माने हैं, अब भी हुए हैं। अगर कोई गिनती होगी तो गिनती अब वही होगी ना जो वोट पड़े हैं। अगर आपके 20,000 वोट कम हुए हैं पीएमएलएन के, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? आपको क्यों 35,000 वोट नहीं पड़ा इस दफा? आप इसका जवाब देना। आपके उम्मीदवार आपने दूसरे हल्के से लिया, शहबाज शरीफ साहब एक दफा भी इलेक्शन हारने के बाद हल्के में नहीं गए। हमारे उम्मीदवार ने वार्डा को नाहल करवाया, हल्के में मौजूद रहा, लोगों को पानी पहुंचाया, लोगों के मसाइल हल किए, लोगों ने उसे वोट दिया। और आखिरी यानी पीपल्स पार्टी को कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है नताइज से, अगरचे दोबारा गिनती के लिए दरखास्त मंजूर हो भी गई है। बड़ा सिग्नल रहा है कि वोटर हमारी तरफ वापस आया है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट भी ले लेते हैं बैरिस्टर साहब। डॉक्टर अफनान साहब, जैसा कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि उन्हें तो कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, बिलफर्ज फैसला अगर आपके हक में नहीं आता तो फिर जो धांधली के इल्जामात आपकी जानिब से लगाए गए थे, तो फिर वो कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, अगर तो फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, रिकाउंट तो अब इंशाल्लाह हो जाएगा, और जो हमारी डिमांड है वो पूरी हुई, और उसके बाद भी पीपल पार्टी जीत गई तो हम इनको मुबारकबाद देंगे। हम देखें, हम मेरे भाई बैरिस्टर साहब जो हैं शिकायत कर रहे हैं पीडीएम की, आप इनकी 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन हम सुन लें, सारा इनका जो गुस्सा है वो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ पे निकला है। इन्होंने पीटीआई को तो कुछ कहा ही नहीं। तो जहाँ तक बात रहेगी पीडीएम को तोड़ने की, देखिए ना कि धांधली के इल्जामात भी जितने ज्यादा शिद्दत से जो है वो पीएमएलएन की जानिब से लगाए गए हैं, हम लोग बाकी जमातों की जानिब से उतनी इंटेंसिटी नहीं दिखाई गई। हम NA 249 की हद तक हमारा ये राइट है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए हैं, 34 से 36 हमें रिजल्ट मिले नहीं आज तक, फॉर्म 45 भी नहीं मिले, और 100 के ज़्यादा फॉर्म 45 पे सिग्नेचर नहीं है, रिजल्ट टैली नहीं कर रहा। गायब तो कोई ऑफिसर भी नहीं हुआ ना? नहीं, वो गायब थे ना। आप देखें 5 बजे पोलिंग कंप्लीट हुई, ज़्यादा 7 बजे तक नहीं तो 8 बजे तक क्या कहते हैं उसकी काउंटिंग हो जाती है। 72,000 वोट काउंट करने में कितनी देर लगती है? रात 2 बज गए हैं और वो कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। सुबह 4 बजे कहीं जाके 5 बजे जाके अनाउंस हुआ है। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे, इसके जवाब में ये कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन से बात करें। अच्छा, मेरे भाई ने बहुत सारी बातें की, मैं उसका एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। देखें, क्या हमने इनको कहा था कि बाप पार्टी से वोट ले लो और जाके क्या कहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट करा लो? हमारे कहने के ऊपर ये आपका अपना कारनामा है जिसकी वजह से आपने पीडीएम तोड़ा। और हमने ये जेल की बात करते हैं, हमजा शहबाज जेल गए, शहबाज शरीफ जेल गए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल गए, मरियम नवाज साहिबा जेल गई, हम इनसे बहुत ज़्यादा जेल गए हैं इस टेन्योर में। बिलावल साहब ने तो एक दिन भी जेल नहीं गुजारी। तो ये जो है बातें कर लेना बड़ा आसान है कि जी इन्होंने किया, इन्होंने किया। वो भाई आप लोग भी तो बताएं ना,
आप लोग नहीं ये कहते कि हम इस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं, हम नहीं लड़ सकते इनसे, तो आप हमें क्या कहते हैं कि उसके ऊपर ये कहते हैं क्यों मोरे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? हम तो ये कहते हैं, हम बड़ी बुनियादी बात ये करते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है वोट को इज़्ज़त दो की, और उस वोट को इज़्ज़त दो की आइडियोलॉजी के अंदर बाप पार्टी से वोट लेना गलत है, और हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें अगर ये खाली किसी इन्होंने हमसे मुआहिदा तोड़ा, चले कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। बिल्कुल, आप वोट को इज्जत दो का बिल्कुल आपका बयानिया है, लेकिन जब NA 249 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो फिर क्यों धांधली की शिकायत PMLN की जानिब से की जा रही है? मैंने ये बात, मेरी गुजारिश है ना, देखें डस्का में 2 लाख से भी ज़्यादा वोट पड़े और 11 बजे रिजल्ट आ गया रात को। ये शहरी इलाका है, आधे घंटे से ज़्यादा कोई पोलिंग स्टेशन दूर नहीं है, कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। मैं खुद ऑन द ग्राउंड, मेरे लड़के थे, हम लोग फॉर्म 45 खुद रिव्यू कर रहे थे। मुझे मालूम है, कहते हैं कि रिजल्ट 8:30-9 बजे के करीब आना बंद हो गया था, और वो कई घंटे बंद रहा, और उसके बाद दोबारा रात को उन्होंने कहा जी अब 132 हो गए पोलिंग स्टेशन, हम जीत रहे हैं, 150 पे हम जीत रहे हैं, मुस्लिम लीग नून 180 पे हम जीत रहे हैं, और उसके बाद एकदम से रिजल्ट जो है वो टर्नओवर भी बढ़ जाता है, अपना जो है उसका वो भी बढ़ जाता है, एवरेज 21% पे चली जाती, जो 15% पे चल रही थी, और पीपल पार्टी जीतनी शुरू हो जाती। तो हम ये कह रहे हैं, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि धांधली हुई है, और हम ये एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसको हम फॉलो करेंगे। अगर उसके बाद ये साबित हो गया कि नहीं है धांधली, तो हमारे भाई हैं, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। यानी रीकाउंट होता है, और अगर रिजल्ट सेम होता है तो फिर क्या करेंगे? रीकाउंट हो, और जो हमने 15 से 16 जगहों पे हमने बताया कि हमारे ख्याल में इधर उधर घपला हुआ है, ठीक है, उधर जो है फॉरेंसिक ऑडिट कर दे, उसके बाद अगर मेरे भाई ये ठीक हुए तो हम इनको मुबारकबाद देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाब होता है वो हमेशा जो हुकूमत होती है उसका होता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में अनलकीली हमने ऐसा नहीं देखा। 6ठे नंबर पर आई है ये जमात NA 249 में। तहरीक इंसाफ फिर भी फवाद चौधरी दोबारा इंतखाब का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये फार्मूला बिल्कुल, जहाँ हुकूमत नाजायज़ करती है, ज़बरदस्ती करती है, धांधली कराती है, तो वहाँ ये फार्मूला लग जाता है, जो कि सिंध में लग रहा है। पंजाब में चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ की हुकूमत है, जहाँ हुकूमत असरअंदाज नहीं होती, तो वहाँ ये फार्मूला नहीं लग रहा है। मैं समझता हूँ कि उस रोज़ 3 रोज़ पहले जब इलेक्शन जीतने के बाद बिलावल साहब ने ट्वीट किया कि जी शुक्रिया कराची, हमने उसी वक्त कहा था कि आपको ट्वीट करना चाहिए शुक्रिया इलेक्शन कमीशन, शुक्रिया DRO, RO, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग स्टाफ, ये मैनेज किया पीपल्स पार्टी ने थ्रू DRO, RO और जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था और जो एजुकेशन का स्टाफ था, उसके ज़रिए इन्होंने इलेक्शन मैनेज किया। इसलिए ये शुक्रिया इलेक्शन कमीशन, सिंध इलेक्शन कमीशन, उनको ट्वीट करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सिंध में जो इलेक्शन हुआ है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मैनेज किया गया। सबसे पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन, सबसे पहला काम क्या होता है कि वर्किंग डे पे इलेक्शन कराया जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। जी मैं बताता हूँ। देखिए, वर्किंग डे पे जो इलेक्शन होना, आपको पता है कि कराची शहर जो है, मेरा ख्याल आवाज़ आ रही है बीच में, मैंने सबकी सुनी है, अगर मेरी भी सुन लें सब लोग। जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने इलेक्शन एक दरख्वास्त डाली थी इलेक्शन कमीशन में। जी, अपने इलेक्शन कमीशन ने हमने दरख्वास्त डाली थी कि ये इलेक्शन छुट्टी वाले दिन होना चाहिए, क्योंकि कराची ये कोई टोबा टैक्सिंग नहीं है, ये नवाबशाह नहीं है, ये लाड़काना नहीं है। कराची में एक ज़िले के रहने वाले लोग, कराची के पूरी ये कॉरपोरेशन है, ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सिटी है, उसमें मुमकिन नहीं हो सकता कि वेस्ट के लोग वेस्ट में नौकरी करते हों, ईस्ट के लोग ईस्ट में नौकरी करते हों। तो पहले दिन मैनेज किया इन्होंने कि ये कम से कम टर्न आउट हो, ताकि उसके अंदर मैनेज किया जा सके तो अपने प्रिजाइडिंग अफसर के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, जिसकी वजह से इन्होंने उस दिन क्या किया कि वर्किंग डे पर इलेक्शन, देखिए कोरोना, रमज़ान शरीफ और वर्किंग डे, तो टर्न आउट कम होना था, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने मैनेज किया। और मैं कहना चाहता हूँ 7,000 वोट लेने वाली पार्टी 2018 में उसने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी कि एकदम से वोट उसका डबल हो गया। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, जबकि 13 साल से बूंद बूंद को बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन पानी को तरस रहा है, शहर कराची पानी को तरस रहा है, कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। एक बस आज तक 13 साल में एक बस नहीं दी है, एक बस, सिंगल बस। और उसके बावजूद अचानक ही क्या चमत्कार हुआ। अब जो बात की इन्होंने कि आखिरी रात तक स्कीमें दी गई, वहाँ इलेक्शन कमीशन का DMO आरआई साहब नवाबशाह से लाए गए, इलेक्शन का जो RO था वो लेकर आए गए जो मलीर के इलेक्शन में DMO था, जिन्होंने मलीर में इलेक्शन मैनेज कराया। आखिरी रात तक पीपल्स पार्टी वहाँ पानी की लाइनें, रोडें, रस्ते, गटर लाइनें, स्कीमें, उन्होंने आखिरी रात तक प्री पोल रिगिंग की
और उसके बाद पोस्ट पोल रिगिंग भी की। 5 बजे के बाद वाला काम और उसके बाद रात को 10:30 बजे की कार्रवाई, उसके बाद एक रोज़ पहले तक की कार्रवाई, सारा पीपल्स पार्टी। चूँकि देखिए जो पोलिंग स्टाफ था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, तो ये सईद गनी साहब के हवाले किया गया था, सारा ठेका दिया गया था, जिसने इलेक्शन कमीशन के स्टाफ से मिलकर इन्होंने टोटल इलेक्शन मैनेज किया है। और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक और दफ़ा इनसे कहा कि आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कानून साजी करते हैं, उसके ऊपर ये कहते नहीं हमें नहीं करानी, हमें नहीं करानी। बात ये जब तक ये रोना धोना चलता रहेगा, जो रोएगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो बगलें बजाएगा। हम समझते हैं कि इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। मैंडेट नहीं चुराया जाना चाहिए, खा वो हमारा हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, MQM का हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर आपके नजदीक इलेक्शन मैनेज हुआ है तो मजीद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हलीम आदिल शेख साहब, आपकी जमात क्या करने जा रही है फिर? देखिए जी, हम भी इंशाल्लाह इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। हम नून ने तो चैलेंज कर दिया, हम भी इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि डस्का की तरह इसके अंदर भी रीपोलिंग होनी चाहिए ताकि दोबारा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। हम ये समझते हैं कि इन्होंने जो पोलिंग स्टाफ था उन्होंने पर्चियाँ जो थी, बैलेट पेपर, इसमें जाली बैलेट पेपर साइन करके ठप्पे लगा के इसके अंदर डाले हैं। लाजिम बात है वो तो जब गिनती होगी तो वो भी निकल आएंगे उसके अंदर। इन्होंने मैनेज किया है, चूँकि अचानक जो सही फरमा रहे थे डॉक्टर फरहान साहब कि ये एक टाइम के बाद एकदम से वो 15% 21% जो आ गया, ये इन्होंने उस बीच के रास्ते में एक जगह जब जेके निकले वहाँ से रास्ते में इन्होंने उसको ठप्पे लगा के वो बैलेट, देखिए बैलेट पेपर्स इनके पास होते हैं, पोलिंग स्टाफ के पास, वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास रात से उसके पास आ जाते हैं, वो रात से ठप्पे लगा के रख ले और सुबह को। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी ऐड करती चलूँ कि सईद गनी साहब का एक स्टेटमेंट आया है। उनका कहना यह है कि अगर रीकाउंट भी करवा लेंगे तो 5000 वोट से जो है वो लीड होगी हमारे पास। वो तो ये कह रहे हैं कि चाहे आप रीकाउंट करा लें, चाहे रीपोल करा लें, जीत तो हमारी है। इससे साबित हो रहा है कि लग रहा है कि 5000 वोट सईद गनी साहब ने अपने हाथ से ऊपर से डाले हैं। वैसे भी तस्वीरें जो है उनकी चल रही हैं सईद गनी साहब की कि पता नहीं एक बंद कमरे में, छुपे हुए कमरे में बहुत सारे फॉर्म 45 लेके वो बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो लगता है कि उन्होंने मजीद ऊपर से 5000 वोट डाल दिए होंगे सईद गनी साहब ने। बात ये बड़े कारीगर लोग हैं, बड़े ये लोग मैनिपुलेशन करनी आती है, और सिंध में तो हर चीज़ इनके पास होती है। सिंध में तो इनकी लाठी है, इन्हीं की भैंस है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन, दोनों इलेक्शन कराची के, ये इसके अंदर बदतरीन ये हुकूमती जो सिंध हुकूमत की जो स्टाफ के ज़रिए, देखिए इलेक्शन कमीशन के पास स्टाफ कोई नहीं होता, उनके RO DRO होते हैं। RO DRO और DMO को इन्होंने मैनेज किया, उनको ख़रीदा, उन्हें पैसे दिए या जो कुछ किया उनके साथ उन्होंने। यहाँ कुछ 15,000 वोट ऐसे भी घूम रहे हैं कराची के अंदर जो मुख्तलिफ हल्कों में रजिस्टर्ड हैं, इनके ख़ास लोगों के हैं। 88 के अंदर भी इन्होंने वहाँ अपने वोट्स मैनेज किए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी कारीगरी से उन्होंने सीट को निकाला, चूँकि कारीगरी से निकली है, कारकर्दगी से सीट नहीं निकली। कारकर्दगी तब होती कि इन्होंने कोई पानी दिया होता, इन्होंने ट्रांसपोर्ट दी होती, इन्होंने कोई हल्के में काम कराया होता, इन्होंने कराची के आंसुओं पे कोई मरहम रखा होता। इनकी कारीगरी से सीट निकाली, कारकर्दगी जीरो थी। यानी आपका कहना यह है कि कारकर्दगी से नहीं, हमें इससे गर्ज नहीं है जी, ठीक है। यानी आपका कहना यह है कि कारीगरी से जो है वो इन्होंने, ठीक है, हाथ की सफाई दिखाई है जब ये सीट इनके नाम हुई है। बैरिस्टर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? जैसे कि हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि कारकर्दगी नहीं दिखाई, कारीगरी दिखाई है, हाथ की सफाई थी। हमें हलीम आदिल शेख जैसी हाथ की सफाइयां नहीं आती। इनकी हाथ की सफाइयां भी आपने पीछे देखे, क्लिप्स भी आए, किस तरह इन्होंने वो सारा ड्रामा रचाया था। छोड़े इन्हें बातों को, सिर्फ इसमें एक पॉइंट लें कि आपको अब समझ आई कि ये जो ढीली ढाली ऑपोजिशन 3 साल से PMLN कर रही थी, किस तरह ये एक पेज के ऊपर आ गए हैं इस वक्त ये एक पेज पर है हुकूमत भी, और यानी कि PTI और PMLN। ये हम कहते हैं कि 3 साल से PMLN ने हक अदा नहीं किया अपोजिशन का, ना कौमी असम्बली के अंदर, ना पंजाब असम्बली के अंदर, ना मुल्क की सड़कों के ऊपर। जब हमारी हुकूमत थी तो ये ऐसे तुरम खान बन के रोज निकलते थे, कड़क खान, रोज ये बाबडा के दफ्तर जलाते थे। अब ये ऑपोजिशन नहीं कर रहे, और अभी आपने देखा एक सीट है, सिर्फ एक ऑपोजिशन करने की कोशिश तो की गई थी PMLN की जानिब से, लेकिन फिर इख्तलाफात भी तो हमारे सामने ही, हमने देखा कि इख्तलाफात भी सामने आ गए और फिर वो ऑपोजिशन ना रही। नहीं, इन्होंने ऑपोजिशन की ही नहीं है। ये बताएं ना कि कभी आपने कौमी असम्बली में अगर सिलेक्टेड इस हुकूमत को नाम दिया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दिया। कोई एक बात इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बताएं जो मशहूर हो इस हुकूमत के खिलाफ कारकर्दगी के ऊपर। पंजाब से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई सख्त बात की हो तो ऑपोजिशन तो शुरू से चेयरमैन बिलावल भुट्टो
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। यही तकलीफ इस हुकूमत को है। और अब PMLN ने क्योंकि वो ढीली ऑपोजिशन, या कहीं मैं कह दूं तो ढीली ऑपोजिशन है कि पहली दफा, बिल्कुल मैं अफनान साहब मेरे भाई हैं, बिल्कुल मियां साहब ने कोई 1.5, 2, 2.5 हफ्ते जेल काटी है हमेशा, इससे ज्यादा वो काटते नहीं है। मुशर्रफ दौर में भी वो माफी मांग के चले गए थे एग्रीमेंट करके। इस दफा भी सजा उन्हें कोर्ट देती है, डील वो हुकूमत के साथ करते हैं और फिर वो लंदन चले जाते हैं। तो ये इनका फिर यही काम है कि ये PTI के साथ मिलके पीपल्स पार्टी की जीत पे उंगलियां उठाएं। वो पीपल्स पार्टी जिसने हमेशा धांधली का मुकाबला किया है और हमारे खिलाफ जो 1988 और 90 के इलेक्शन में धांधली हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो इलेक्शन IGI बना के चुराया गया। और IGI के सरगना, पैसे लेने वाले, ISI के पुराने ब्लू आइड एस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चे, ये दोनों बैठे हैं जो ये अब मिलके पीपल्स पार्टी को कहेंगे कि हम धांधली करते हैं। कोई अपने ना गिरबानों में झांके, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के जो ब्लू आइड बैठे हुए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि PMLN अब ऑपोजिशन कर ही नहीं रही है और PTI के साथ मिली हुई है। अफनान साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? ठीक, आप क्या कहेंगे अफनान साहब? देखें, बात यह है कि अगर अपोजिशन ये समझते हैं कि हमने नहीं की, तो 20 महीने हमजा शहबाज साहब ने जेल काटी। अभी इस पिछले 5 साल के टेन्योर की बात कर, ये पिछले 2-2.5 साल की जो PTI की गवर्नमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने 6 महीने की जेल काटी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 6 महीने की जेल काटी, मियां मरियम नवाज साहिबा ने महीनों की जेल काटी, और इन्होंने टोटल फरियाल तालपुर साहिबा ने 3 महीने की काटी और आसिफ जरदारी साहब ने 6 महीने की काटी। अगर तो ये ज़्यादा अच्छी अपोजिशन कर रहे होते तो फिर ये ज़्यादा जाते ना जेलों में। ये हमें जो ताने दे रहे हैं, भाई आप लोगों ने बाप पार्टी से वोट लिया है, अलाइड तो आप हैं हुकूमत के, और ये एविडेंस के साथ है। ये कोई मैं ढकी छुपी ये नहीं कि इबाम हो इसके अंदर, आपके आज भी इत्तेहादी हैं वो। आपके इस मुंह से किसी और को कुछ कहते हैं कि जी किसी ने ये किया वो किया। हम हकीकी ऑपोजिशन अगर ना होते तो हमारे पे ये ड्रग्स के केस ना बनाते, हम मिफ्ता इस्माइल को, राना सनाउल्लाह को, शायद खाकान अब्बासी को जेलों में ना डालते। अगर आप जाते ना जेलों में, आप लोगों ने तो बड़ी अयाशी लगी हुई है। सिंध गवर्नमेंट मिली हुई है, सीट एडजस्ट की है ना PTI के साथ। सिंध गवर्नमेंट मिली हुई है, अयाशी लगी हुई है, अयाशी प्रोग्राम चल रहा है। मेरी गुजारिश मेरी सुन लें बैरिस्टर साहब, मैं आपकी बिल्कुल नहीं बोला बीच में, मेरी गुजारिश तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप अगर एक पैमाना बना लें, आप कहेंगे जी आप ज़्यादा अच्छी अपोजिशन है क्योंकि आप जेलों में ज़्यादा गए, आप ज़्यादा अच्छी अपोजिशन है क्योंकि आपने बाप पार्टी से वोट नहीं लिया, आपने कभी हुकूमत के साथ अलायंस नहीं किया। अगर आप खुद जो काम करते हैं, 8 पार्टियां PDM की मान गई थी इस्तीफे देने के लिए, पीपल पार्टी नहीं मानी, इस वजह से ये हुकूमत आज भी कायम है। आप किसी और को कैसे कह सकते हैं? सारा पाकिस्तान इसको जानता है। कौन कहता था हम इस्तीफे नहीं देंगे? सारा पाकिस्तान इस बात को जानता है। तो मेरे दूसरे जो भाई हैं हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पूरी की पूरी मैनेजमेंट हुई है, और उस मैनेजमेंट के अंदर जो है वो इन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है देखें गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट का स्टाफ था, और ये हैं बिल्कुल कारीगर टाइप लोग, और इन्होंने जो ये बीच में घंटों का गैप आया है ना, उसके अंदर सारा कुछ मैनेज हुआ है, और उसके अंदर जो है सारा का सारा मामला जो है वो किया गया। और मुझे बड़ा क्या कहते हैं अफसोस है, क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। वैसे अल्लाह की शान है कि PTI और PMLN जो है वो एक पेज पर है और एक साथ जो है वो मौक़िफ़ अपना दे रही है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले गालिबन बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। बैरिस्टर साहब, देखिए, अफनान साहब मेरे भाई हैं, सेनेटर हैं, ये एक बात ना तीसरी दफा इन्होंने की है। मैं नहीं जवाब देना चाहता था कि जी बाप से वोट लिए, बाप से किसी बाप से वोट नहीं लिए, आज़ाद लोग हैं जो आए हैं। हमारा असल जो वोट फर्क पड़ा है वो जमात इस्लामी जो अपोजिशन की जमात है उससे पड़ा है, उसके बाद ही हमारी इनसे अक्सरियत होगी। उसके अलावा आज़ाद सेनेटर्स का ग्रुप है, सेनेटर दिलावर हैं जो इनके ये सेनेटर रहे हैं, उन्होंने आके हमारी हिमायत का ऐलान किया है। अच्छा, वो तो कहते हैं बाप से वोट लिए, बाप, ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब जीते हैं, जिसकी इन्होंने भी बड़ी ट्वीट की थी और बड़ा, वो हमने कहां से वोट लिए थे? PTI से लिए थे ना, तो क्या हम उस वक्त इत्तेहादी हो गए थे PTI के? इत्तेहादी वोट तो आपने दूसरे के लेके फतह आपकी होती है। बात यह है कि मेरे ख्याल से ये बाप शाप के ताने ना दें,
हम सबके बाप जानते हैं, किसी का बाप जनरल ज़िया-उल हक है, किसी का बाप जनरल मुशर्रफ है, और किसी का ये जो आज बैठे हैं, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, इनके भी जो अब्बू हैं सारे जानते हैं। तो ये बाप शाप की बात हमें ना सुनाएं। पीपल्स पार्टी जद्दोजहद वाली जमात है। हमने सारी जिंदगी बदी को और बदी के बाप के साथ लड़ाई करके चाहते दिए। ये 2.5 महीने की अब जेलें कटवाना हमें याद करवाने लगे हैं अफनान साहब बैठ के। तो मियां साहब ने जेल काटी 2.5 महीने की। अरे भाई हमारी मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। ज्यादा उन्होंने आसिफ मियां नवाज शरीफ के दौर में काटी है, और बाकी ये जो आप बुला लेते हैं, ये जो मसूफ आज बैठे हैं। आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर साहब। हलीम आदिल शेख साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, गालिबन उनसे भी बात कर लेते हैं, वो इस पर क्या कहेंगे। जी हलीम आदिल शेख साहब। बैरिस्टर साहब को हर बात का कहने का हक है। लाजिम है, बीएपी पार्टी बाप पार्टी से वोट तो लिए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बापों का जिक्र किया, तो एक बाप का जिक्र करना रह गए जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपने मुंह से डैडी कहा करते थे, अयूब खान साहब। और उसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा की पेशकश थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उनकी कैबिनेट के अंदर रहे थे, तो वो अयूब खान को डैडी कहा करते थे। तो बात यह कि इतने बापों का जिक्र किया तो ज़रा असली बाप का भी जिक्र कर देते, जिनको खुद मुंह से कहा करते थे सियासी जो उनके वो थे। बात यह है, आज की बात हो रही है, बाप पार्टी को वो एक पार्टी है, बाप एक पार्टी है, बाप एक पार्टी है। भुट्टो साहब ने आपने जिक्र किया है, तो आज इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट की है, वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट किया है। अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज एक ट्वीट किया गया है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्नआउट के बावजूद सियासी जमातें धांधली का शोर मचा रही हैं। हाल ही में डस्का और सेनेट इंतखाबात के दौरान भी यही सब देखने में आया। दरअसल 1970 के अलावा हर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने नताइज की साख पर शुकूक व शुबहात के साए गहरे किए। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है, वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते चलते हैं कि बदकिस्मती से कोई काबिल ज़िक्र इस्लाहात नहीं की गई हैं। इंतखाबी नताइज की साख बहाल करने का वाहिद नुस्खा टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल है। उन्होंने ये भी कहा है अपनी ट्वीट में कि मैं हिज़्ब इख्तिलाफ को दावत देता हूं कि हमारे साथ बैठे और इंतखाबात की साख बहाल करने के लिए EVM के दस्तयाब नमूनों में से किसी एक का इंतखाब करे। यानी कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी गई है और इंतखाबी इस्लाहात में जो करने की ज़रूरत है उन पर भी बात करने की दावत उन्होंने दी है। बैरिस्टर साहब, खान साहब ने जो ट्वीट किया आपको मैंने बताया भी, खान साहब ने तो दावत दे दी है इलेक्शन रिफॉर्म्स की। आप क्या समझते हैं, रिफॉर्म्स होनी चाहिए? देखिए, खान साहब को कम से कम ये पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका काम इस वक्त मुल्क से महंगाई का कंट्रोल है, बेरोजगारी को कम करना है, लोगों के मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना है, पाकिस्तान के दिफा को बेहतर करना है, पाकिस्तान के अमन ईमान को बेहतर करना है, पार्लियामान को बावकार करना है, कानून साजी करवानी है, कैबिनेट के अंदर अच्छे मिनिस्टर्स रखने हैं। जो वो कहा करते थे कि 18 से ज्यादा नहीं रखूंगा, अब ये निस्फ सेंचुरी से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, हर बंदा मिनिस्टर है। ये काम है, ये काम प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। ये जो इलेक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को इस्तेमाल करना है तो ECP मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास बुलाए, उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करे, हम लोग अपनी जितनी प्रपोजल्स हैं, हमारी जितनी सजेशंस हैं, हम उसके अंदर देंगे, सजेस्ट करेंगे हर चीज जो हम चाहते हैं। हम इमरान खान के साथ क्यों बैठे? वो इमरान खान जिसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, वो इमरान खान। यानी आप इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। अच्छा, इसी पर मुस्लिम लीग नून का भी एक मौकफ सामने आया था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था, आपको वो सुनवाते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, कानून बना हुआ है, अमेंडमेंट ले आए। क्या अमेंडमेंट चाहिए? आप तो चोरी कर रहे हैं इलेक्शन में भाई। यहाँ तो जो हक है उम्मीदवार का वो नहीं दिया जा रहा। क्या फॉर्म 45 पे सिग्नेचर लेना को बड़ी मुश्किल बात है? क्या व्हाट्सएप करके रिजल्ट भेजना को मुश्किल बात है? क्या आधे घंटे की मुसाफत 7 घंटे में तय होती है, 8 घंटे में तय होती है? डस्का में इतना बड़ा इलाका था, वहाँ पर 11:30 बजे रिजल्ट आ गया था। कराची में रिजल्ट नहीं आ सका, जहाँ वहाँ पर 2 लाख से ज्यादा वोट पोल हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। यहाँ 70,000 का रिजल्ट नहीं आया। जब आपकी बदनीयती हो, नीयत ही ठीक ना हो, आपने इलेक्शन चोरी करना हो, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आप 100 रिफॉर्म कर लें।
थॉट आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना यही है कि इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। अफनान साहब, वैसे तो अपोजिशन बार बार इस बात का शिकवा करती है कि हुकूमत साथ नहीं बैठती, बात नहीं करती। अब जब वज़ीर आज़म साहब खुद ही दावत दे रहे हैं, मिलकर बैठने को तैयार हैं, तो फिर आपकी जमात क्यों जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है? और वैसे भी कहा तो जाता है कि सियासत में तो कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। देखिए, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे अगर इन्होंने हमसे बात करनी तो हम बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का ये निज़ाम बार बार जिसका ये मेंशन कर रहे हैं, मेरी डॉक्टरेट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ही, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का निज़ाम है उसको हैक करना और उसको मैनिपुलेट करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा सेटअप है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। देखिए, जब आप कभी वोट डालें, आपका अभी जो वोट डालते हैं, आप पोलिंग स्टेशनों में जाते हैं, वोटर लिस्टें होती हैं, उधर पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, फिर उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फिर इलेक्शन कमीशन का स्टाफ होता है, फिर आप वोट डालते हैं, फिर डब्बे के अंदर काउंटिंग होती है, फिर आरओ के पास वो जाता है सारा कुछ। ये एक निज़ाम है। आपने ये सारा निज़ाम ख़त्म करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, आपने बटन दबाया, मैंने वोट डाल दिया, शेयर को आगे वो जाके कहीं पे स्टोर हुआ डेटाबेस में, आपने वहाँ पे उसको चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये कहते हैं लेकिन अफनान साहब, ये प्रैक्टिसेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। इंडिया जो सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार है, वहाँ पर भी ये प्रैक्टिस हो रही है। देखें, इंडिया के अंदर कभी मार्शल लॉ नहीं लगे। इंडिया के अंदर कंसिस्टेंटली पिछले 70 साल से इलेक्शंस होते जा रहे हैं। अगर हमारे मुल्क में भी अगर कुछ तसलसल से जमहूरियत चल गई और ये जो हमारे जो मसाइल हैं इलेक्शन रिगिंग के, उनको उन्होंने सर ना उठाया, तो ज़रूर हम ये बात कर सकते हैं कि फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाए, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक और बात समझने की है, इस निज़ाम की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कई सौ अरब रुपए लगेंगे। हमारे पास वैक्सीनेशन कराने के पैसे नहीं हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हम जाके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो मैं ज़ाती तौर पे इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर लोगों का एतमाद बढ़ाना, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि 21% टर्न आउट आ रहा है। इसको एड्रेस करें बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लेके आएँ ताकि लोगों का और एतमाद उसमें से कम हो जाए। और वो तभी हो सकता है, एतमाद तब बढ़ सकता है जब गैर जमहूरी क़ुव्वतों का जो इस जमहूरी प्रोसेस के अंदर अमल दखल है वो कम किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। जब आवाम को मालूम होगा कि हमारे वोट से हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली टर्न आउट भी बढ़ जाएगा और ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। और मैं एक और बात एंड में ये कहना चाहूँगा कि ये निज़ाम एग्जैक्टली बरतानिया में मोर और लेस आगे पीछे करके इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो कोई ऐसी ये निज़ाम बहुत, इसमें बड़े अच्छे सिस्टम हैं, लेकिन अगर ज़ाहिर है फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन ही नहीं करेगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखेगा ही नहीं, जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बीच में से गायब हो जाएंगे, पोलिंग एजेंटों को जो है फॉर्म 45 नहीं दिया जाएगा, तो आप तो निजाम ही को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाल के भी नहीं करेंगे तो तब भी यही होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। हलीम आदिल शेख साहब, आप क्या कहेंगे? दोनों जमातें मिल बैठकर बात करने को इस पर तो तैयार नहीं है कि इस्लाहात होनी चाहिए। एक तरफ तो उनका मौकफ ये कि वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और इस पर जो है वो हम अरबों रुपए लगा देंगे। बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन के लिए पैसे हैं, वैक्सीनेशन आ रही है। वैक्सीनेशन पंजाब सूबा खुद भी मंगा रहा है, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं मंगाए हैं। दूसरी बात यह कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नारा था, हमारा मंशूर था कि हमने रिगिंग ख़त्म करनी है, हमने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाने हैं, और इसी के लिए हम 126 दिन धरने के ऊपर भी बैठे थे। बात यह कि ये जमातें माजरत के साथ धांधली को सपोर्ट करते रहे हैं, धांधली को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडिया में चूँकि लंबा चला आ रहा था इसलिए अभी माहौल नहीं बना। अरे भाई, कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, आए बैठ के बात करते हैं। इनका चाहता है कि धौंस से, धांधली से, ठप्पे से, बेईमानी से, पैसे से ख़रीद के इलेक्शन जीता जाए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, ये बैठें ये ना बैठें, हम इनको बैठने की दावत देंगे। हमें आवाम ने मैंडेट दिया है, हमने इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है। हमने इंशाअल्लाह इलेक्ट्रॉनिक ताकि इसको टेम्पर ना किया जा सके, ताकि ठप्पे ना लग सकें, ताकि कोई ये ना कहे कि जी अंगूठे चेक कराओ, काउंटिंग कराओ। भी दोनों मना कर रहे हैं, झगड़ा क्या है? अगर इसी जगह EVM होती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती, तो ये फैसला हो रहा होता। ये ना हो रहा होता कि सईद गनी ने अपने घर पर ठप्पे लगा दिए, मैंने अपने घर पर लगा दिए, RO ने कुछ कर दिया, प्रिजाइडिंग अफसर ने कुछ कर दिया। इस मुल्क को आगे लेकर जाना है हमें। इन गंद को जो हमारी सियासत में है कि हर इलेक्शन में लोग जहाँ रो रहे होते हैं, जीतने वाला भी खुश नहीं होता, हारने वाला भी शोर मचा रहा होता है, इसको, इस गैर यकीनी की कैफियत को ख़त्म करना पड़ेगा अगर हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है। और इसके यानी आपका कहना यह है कि इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर हैं अगर तो मुल्क में
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने होंगे। इनका नागुज़ीर है। आदिल साहब, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस वक्त ब्रेक लेनी है आदिल साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। हलीम आदिल शेख साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी हलीम आदिल शेख साहब। मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ हमारे पास जब हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, बेहतरी करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो फिर ये FATF में भी हमने बात की थी, इनको ऑन बोर्ड किया था। वहाँ भी NRO के लिए 38 ये अपनी फरमाइशी प्रोग्राम लेकर आ गए थे। बात है कि अब भी जब भी कोई बेहतरी की बात करो उस वक्त मना कर दे। अब एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, लेकिन जब आज हमने रिफॉर्म्स की बात की तो इनको मंजूर नहीं है। खुद देखिए ना, आज पीपल्स पार्टी नून पे नून पीपल्स, इनका झगड़ा चल रहा है, दस्तों गिरेबा है। रात को पूरी रात तक ट्विटर के ऊपर जंग चलती रही है, बिलावल साहब की, मरियम साहिबा की, सबकी, और एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहते रहे हैं। कोई ओमनी का इल्ज़ाम लगाता रहा कि जी आपने ओमनी के पैसों से ख़रीद लिया, किसी ने कहा कि जी आपने पार्क लेन के पैसों से इलेक्शन ख़रीद लिया। आज जब बेहतरी करना चाहते हैं तो क्यों नहीं आते? हम मामलात को पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, बात नहीं करते हैं। ये समझना पड़ेगा कौम को। आज बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं जी इंडिया में तो हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। अगर कोई करना चाह रहा है, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर हम मामलात को ठीक करना, आइए बहुत सारी उसके ऑप्शन मौजूद हैं, बैठें उसको हल करते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आपको बेहतर लगे उसके लिए, ताकि हर दफ़ा ये जो चक्कर होता है कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, इससे निकलना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों की नीयतें ठीक नहीं है। आज देखिए ना, कल तक ये इकट्ठे थे PDM में, वो क्या तुम मेरा हाजी भगो, मैं तेरा हाजी भगो, एक दूसरे की तारीफें करते करते नहीं थकते थे। अब एक दूसरे दस्तों गिरेबा है। अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना चाहता हूँ आज से 15 दिन पहले तक सब बिल्कुल ठीक था। आज जब इख्तलाफ हुआ एक सीट के पीछे, एक मामले ऐसे लड़े हैं, आज वो उनको कह रहे तुम करप्ट हो, वो कहता है तुम करप्ट हो, वो कहता है तुम करप्ट हो, वो कहता है तुम करप्ट हो। हम कहते हैं आइए हम अगर रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, आइए इस इलेक्शन को इस किस्म के मामलात से बाहर निकलें, ताकि जिसको जो वोट पड़े, हम देखिए हम तस्लीम करते हैं या हमारी कोई कोताहियाँ थी, कमियाँ थी, हमें नहीं वोट मिला, हम कहते हैं हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जो वोट हुए हैं वो जालसाजी है, उसके अंदर लाजिम बहुत सारी गलत भी हम कहते हैं, रीपोल होना चाहिए उसके अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ बजाय इसके कि रिकाउंटिंग की बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए इस हल्के के अंदर। यानी PTI का मौकफ ये है कि रिकाउंटिंग की बजाय रीपोलिंग होनी चाहिए। अच्छा अफनान साहब, जो पुराना सिस्टम था उसके बेनिफिशियरीज तो अगर देखा जाए तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। शायद क्या यही वजह है कि सिस्टम को तब्दील करने से आप लोग कतरा रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो होगा रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो है RTS, जिसको 25 जुलाई 2018 को बिठा दिया गया था। बात समझने की मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मसला निज़ाम की तब्दीली नहीं है, मसला सोच की तब्दीली है। आप किसी भी निज़ाम में गार्बेज डालेंगे एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। आप ये समझने की कोशिश करें कि जो सिस्टम ये प्रपोज कर रहे हैं उसको आसानी से मैनिपुलेट कर लिया जाएगा कंपेयर टू जो अभी सिस्टम है, इसलिए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और इनकी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर PTI के वज़रा ने कहा कि ये आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सिस्टम ना लाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये TV पे चला है। तो उसको मेरा ख्याल है कि आप हमारी नीयतों पे शक ना करें, हम पूरी नियति से क्या कहते हैं सही मशवरे दे रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि FATF के ऊपर हमने इनको देखें, मैं कोई बात उसके अंदर 1-2 पॉइंट आपको बताता हूँ। हमने ये कहा FATF के अंदर, जब ये इन्होंने हमसे बात की कि 1 अरब रुपए से कम की जो करप्शन है उसके अंदर आप NAB को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि छोटा बिजनेसमैन उससे अफेक्ट होता है, उससे मुल्क की इकॉनमी बैठती है। हम तो हज़ारों अरब रुपए वाले हैं ना, उसमें हमारा क्या फ़ायदा था। दूसरी बात हमने इनको ये कही, जो मेन बात थी कि देखें, एवरीवन इज इनोसेंट until proven guilty। ये नहीं हो सकता कि you are guilty and now you prove that you are innocent। NAB का लॉ इस वक्त दूसरी वाली उसके ऊपर है कि वो NAB किसी को भी कहते हैं कि तुम जो चोर हो, अब वो चोर हो गया, अब वो प्रूव करता रहे सारी जिंदगी कि वो चोर नहीं है। हाँ, ये फंडामेंटल है लॉ का। अगर आप इसके ऊपर हमें कहें कि हम इनसे NRO मांग रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ना, गैर संजीदा हम होए कि गैर संजीदा ये लोग हुए। ये मेरी क्या कहते हैं बुनियादी तौर पर पॉइंट। यानी आपके नज़दीक जो ये सिस्टम नया लेकर आना चाह रहे हैं वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाएगा। आप क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? देखिए, बात ये है कि पहले हुकूमत अपने दिमाग से ये बात निकाले कि करने के नहीं है।
शफाफ इलेक्शन करवाना हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और एहतसाब करना अदालतों का काम है, एंटी करप्शन के इदारों का काम है, इनका नहीं है। यही हम इन्हें कहते हैं कि जो काम इनका नहीं है वो ये करना चाहते हैं, और जो काम इनका है वो ये नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क के ये हालात हुए हैं। इस मुल्क का मसला ये नहीं है कि वोट इलेक्शन खराब हो रहे हैं। इस मुल्क को डीप स्टेट बना दिया गया है। किसी की मर्जी से हुकूमतें सिलेक्ट होती हैं, जिस तरह ये आगे मिसालें देते हैं क्रिकेट टीम की। ये सिलेक्टेड जो निज़ाम है हम इसे खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों की मर्जी से ताकत का सरचश्मा अवाम हो, जिसे वो वोट दें वो करे। इसके लिए ECP है। अगर कोई कानून साजी दरकार है तो कमेटी ऑफ द होल जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने उसका तस्वुर दिया हुआ है, उसके अंदर बैठ के आप लेजिस्लेशन के लिए आ सकते हैं। इस हुकूमत के पास कोई ऐसी बात नहीं कि इसके साथ बैठा जाए। हम इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते। NRO कैसे मांगेंगे? NRO है अलीमा के लिए, अलीम के लिए, तरीन के लिए। हम इनसे NRO नहीं मांगते। आप उन्हें NRO दें जिन्हें NRO देना है। और दूसरी बात यह है कि मसाइल तो इनके हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त कितनी बदकिस्मती की बात है कि ये हुकूमती गोयबल्स और शेरू यहाँ पे आके बातें कर रहे हैं। इन्हें तो शर्म से थोड़े दिन के लिए डूब मरना चाहिए था। इनका 5वां नंबर है जो सीट इन्होंने जीती थी उस पे, और एक नाहल शख्स वहां से फ्रॉड के जरिए इलेक्शन जीता था, जिसने रिजाइन किया और इलेक्शन हुए। इन्हें तो अब शर्म आनी चाहिए। जिस तरह लोगों ने PTI को पूरे पाकिस्तान से जूते मार के मुस्तरद किया है, और इन्हें शर्म नहीं आ रही। इतने ढीठ हैं, फिर टीवी पे आते हैं, फिर आके बातें करते हैं। बीबी इसको कोई तमीज है? शाइस्ता आपको रोकना चाहिए, इनको की तमीज है? ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।